और झारखंड की खबरों में सबसे पहले बात एक बड़े घोटाले की होगी। आयुष्मान भारत योजना में घोटाले की खबर है। ईडी की टीम ने झारखंड में रांची, जमशेदपुर, गुमला समेत 21 ठिकानों पर छापेमारी की और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खास माने जाने वाले पीए ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू के कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। आरोप है कि आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। करीब 200 से अधिक अस्पताल, इंश्योरेंस और दवा कंपनियां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की रडार पर हैं। क्या है घोटाले का बड़ा कनेक्शन, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तारीख 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार की सुबह राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में जब ईडी की टीम ने दबिश डाली तब झारखंड के पॉलिटिकल छोर से पावर कॉरिडोर तक हड़कंप मच गया। बरियातू थाने के अरविंद मार्ग पर रश्मि एनक्लेव और रामेश्वरम लेन के श्यामा एनक्लेव में ईडी की रेड पड़ी। फिर जमशेदपुर के NH 33 पर बिग बाजार से पीछे नीलगिरी कॉलोनी में जब छापा पड़ा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये ठिकाना है झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू का, जिस पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी के द्वारा कई जगह दबिश दी जा रही है। रांची के करीब 5 ठिकानों सहित अन्य जगहों पर ईडी के द्वारा दबिश दी जा रही है। रांची समेत झारखंड में 21 जगहों पर ईडी की रेड पड़ी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए के ठिकानों पर छापेमारी दिन भर चलती रही। बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू पर शिकंजा इसलिए कसा गया क्योंकि आयुष्मान भारत योजना से जुड़े घोटाले में उसका नाम सामने आया है। आरोप है कि बिना इलाज के आयुष्मान योजना के तहत पैसे क्लेम किए गए, जिसकी जांच करने ईडी की टीम जमशेदपुर के मानगो स्थित ओम प्रकाश सिंह के आवास पर भी पहुंची। सुबह आप देख सकते हैं कि इसी आवास पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। रांची से 4 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पहुंची हुई है और पूरी देख सकते हैं फोर्स के साथ यहाँ पर पूरे तरह से घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और ये झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के आप सचिव गुड्डू सिंह का आवास है। घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खास का नाम सामने आने के बाद इस पर सियासत होना भी लाजमी था। जमशेदपुर पश्चिमी से जेडीयू के विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया कि 200 से अधिक अस्पतालों में करोड़ों का घोटाला हुआ है। 40 करोड़ रुपए का फर्जी बिल अभी भी पड़ा हुआ है। आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों का घोटाला किया गया, जो तभी संभव है जब विभाग का मंत्री और सचिव इसमें शामिल हों। मुझे जानकारी मिली है कि बन्ना गुप्ता जी के जो आप सचिव थे, उनके लिए वही काम करते थे पैसा वैसा वसूलने का, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। अब ये घोटाला का पर्दाफाश तो हो गया है। पूरे झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। इन गड़बड़ियों की जांच ECIR कर रही है। कुछ दिन पहले CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, जिसमें फर्जी मरीजों के नाम पर करोड़ों रुपए के भुगतान की बात सामने आई थी। अस्पताल में मरे हुए लोगों के नाम पर भी पैसों के भुगतान की बात कही गई। जांच के दायरे में करीब 200 अस्पताल, इंश्योरेंस और दवा की कंपनियों के नाम शामिल हैं। देखना होगा कि आगे किस किस पर गाज गिरती है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह और जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी मामले में गुमला से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे। आयुष्मान घोटाले में ईडी की छापेमारी। ईडी ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं। दया शंकर चौधरी के घर पर छापेमारी की थी और आयुष्मान योजना में घोटाले का आरोप है। DSP रोड के हनुमान नगर में छापेमारी हुई और देखिए कहा जा रहा है कि कई दस्तावेज ईडी ने बरामद किए हैं। सुबह से ही ये लगातार छापेमारी चल रही है, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और फिलहाल अपडेट ये है कि ईडी ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं। बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। दया शंकर चौधरी के घर पर छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची थी, दस्तावेज खंगाले गए और आपको बताएं कि आयुष्मान योजना में घोटाले का आरोप लग रहा है। DSP रोड के हनुमान नगर में छापेमारी ईडी की हुई और कई अहम दस्तावेज अब ईडी के हाथ हैं। जो जानकारी मिल रही है, जो अपडेट इस वक्त है, वो आपके सामने रख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग में भी ईडी की छापेमारी चली और मासी पीठी के सनशाइन अस्पताल में छापा पड़ा।
कई घंटे तक ईडी की छापेमारी चलती रही। कई दस्तावेज साथ लेकर गई है जांच टीम और ईडी की टीम में 12 सदस्य शामिल थे जो लगातार छापेमारी कर रहे थे और दस्तावेजों को खंगाला गया। कुछ दस्तावेज टीम अपने साथ ले गई है। इंतजार करना होगा कि जिस घोटाले का दावा किया जा रहा है इन दस्तावेजों से क्या निकलकर सामने आता है। ईडी की 12 सदस्यीय टीम पहुंची थी छापेमारी के लिए हजारीबाग में और जानकारी ये है, बड़ा अपडेट ये है कि कई दस्तावेजों को लेकर टीम अपने साथ गई है। और इधर बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस का प्रदर्शन जारी है। बोकारो स्टील लिमिटेड के खिलाफ विस्थापित संघ का ये प्रदर्शन अब और भी ज्यादा उग्र हो चुका है। प्रदर्शनकारी प्रेम महतो की मौत के बाद विस्थापितों का गुस्सा भड़क गया। दुकानदार और राहगीरों को पीटा गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या पूरा मामला है, समझाने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बोकारो में बवाल मचा है, गाड़ियां जल रही हैं, बसों को आग के हवाले किया जा रहा है, राहगीरों की पिटाई की जा रही है, विस्थापित प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, दुकानदारों के साथ भी भिड़ंत हो रहे हैं। पूरा स्टील सिटी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है क्योंकि नियोजन की मांग को लेकर चल रहा विस्थापितों का प्रदर्शन अब पूरी तरीके से हिंसक और उग्र हो गया है। छेड़ा है और वो जब विस्थापित को छेड़ा है तो जब छेड़ेगा तो हम लोग भी अब छोड़ेंगे नहीं। विस्थापित को लगता था कि सोया हुआ है, वो सो गया है। गुरुवार को ये प्रदर्शन उस वक्त और उग्र हो गया जब एक प्रदर्शनकारी प्रेम महतो की मौत हो गई। आरोप है कि बोकारो स्टील लिमिटेड की सुरक्षा टीम और CISF ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 26 साल के प्रेम महतो की जान चली गई। कई और लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, कई महिलाएं भी जख्मी हो गई। इससे नाराज विस्थापितों ने शुक्रवार को बोकारो बंद का ऐलान किया। प्रदर्शन के दौरान पूरे शहर में तनाव की स्थिति बन गई। राहगीरों को आंदोलनकारी रोककर पीटने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, गाड़ियों को फूंकने लगे। उनको जिला प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं थी, तरीके से इनको एडम बिल्डिंग गेट तक नहीं आना था। ये आ गए, मल्टी राउंड 2-3 राउंड जो है हमारे लोगों पर इन्होंने पत्थर फेंके हैं, लाठियां चलाई हैं। यहाँ पे DSP साहब है, पूरा पुलिस टीम है, हम लोगों के साथ है, सबके साथ है हम लोग। और यहाँ पे जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को सुरक्षित करने। बोकारो स्टील के किसी भी गेट से न तो मजदूर अंदर आ रहे हैं और न ही बाहर जा पा रहे हैं। मजदूरों को प्लांट के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, इससे उनकी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने तेनू बोकारो नहर को भी काट दिया है, जिससे स्टील प्लांट की आपूर्ति रुक गई है। संघ अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने पर उतारू है। इस पर खूब सियासत भी हो रही है। बिल्कुल, जो BSL के अधिकारी हैं उनको सड़क पे निकालना चाहिए और चप्पल जूते मारना चाहिए। उससे क्या होगा, एगो छोटा मोटा केस होगा मौत से, तो लेकिन वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। पलट के देखिए, ये लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। तो कहाँ थे ये विधायक लोग, क्यों नहीं आए? हम विधायक के तौर पे यहाँ आज नहीं खड़े हैं, हम एक माँ के तौर पे खड़े हैं। जो प्रेम मेरा लड़का मरा है, हम उसके लिए खड़े हैं। बोकारो प्रशासन, बोकारो स्टील लिमिटेड और विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बीच बातचीत चल रही है। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। हालांकि विस्थापितों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखना है कि आगे चलकर ये प्रदर्शन क्या नया रूप लेता है। बोकारो से संवाददाता मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर गुमला में हाथियों ने तांडव मचाया है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी पिछले 5 दिन में 5 लोगों को कुचलकर मार भी चुका है। लोग अभी भी रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं ताकि हाथी के तांडव से गांव को बचाया जा सके। कैसे हाथी के एक हमले ने गांव को बेरंग कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। इस परिवार को देखिए, ये वही परिवार है जिसके एक सदस्य को हाथी ने कुचलकर मार डाला। करीब 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके मन से हाथी का डर नहीं गया। ये तस्वीरें हैं गुमला के सुगाकटा गांव की, जहां 5 दिन पहले हाथी ने फिरला नागेसिया नाम के एक शख्स को उस समय कुचलकर मार डाला जब वो जंगल में महुआ चुनने के लिए गया था। पिताजी गया था जंगल तरफ महुआ चुनने के लिए गया था। हाँ, महुआ चुनने। उसी दौरान हाथी आ गया। हाँ, उसी दौरान हाथी आ गया तो अचानक से मार दिया।
फिरला नागेसिया की मौत के बाद परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। पहले ही मृतक के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनके 2 बेटे बाहर काम करते हैं। उसके बाद फिरला की मौत, जिसने परिवार की नींव को ही हिलाकर रख दिया। हालांकि वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है, जिनमें से 10,000 रुपए तत्काल मुआवजे के तौर पर दिए गए और बाकी 3,90,000 कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देने की बात कही गई। ऐसे हम बड़का मुहा बिछल जाए रहे तो कौन बट से हाथी आला कर के जान मार दिला। फिर हम सब कुछ जाए रही परिवार देखने के लिए ओकर बाद में वो आगे जाके 12 आदमी के मार दिलक। हम हाथी से हम बहुत परेशान है। छोपता के ही वहाँ सुताए चले लगे कर जगह घर में। जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण सरकारी स्कूल भवन और पीएम आवास के ऊपर सोने को मजबूर हैं। साथ ही लोग रात भर जागकर पहरा भी दे रहे हैं ताकि हाथी दोबारा गांव में घुसकर जान माल का नुकसान न कर सके। संवाददाता रूपेश भगत की रिपोर्ट। और वहीं झारखंड में पर्व त्योहार के दौरान पावर कट का मुद्दा सियासी गलियारों से गुजरता हुआ कानून की चौखट तक पहुंच गया। हालांकि रामनवमी पर बिजली विभाग ने अपनी पूरी तैयारी और मुस्तैदी का दावा किया, लेकिन इन सब के बीच सालों बाद भी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम शुरू नहीं होने पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। झारखंड में पर्व त्योहार के दौरान बिजली रानी रूठ जाती हैं। बिजली की आंख मिचौली से हो रही परेशानी जब अधिक बढ़ गई तो झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और बिजली विभाग को पावर कट नहीं करने के आदेश दिए। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रोक लगाई है और पर्व त्योहार के दौरान कम से कम बिजली काटने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर भी दिख रहा है और बिजली विभाग के जीएम ने रामनवमी पर किसी भी तरह के पावर कट नहीं होने का दावा किया है। पावर कट का निर्देश, पावर कट मना कर दिया गया है। कोई पावर कट नहीं होगा। रामनवमी के दौरान बिजली नहीं कटेगी। बिजली नहीं कटेगी। राजधानी रांची में अभी तक अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। बिजली के खंभों पर नंगी तारों के जरिए पावर सप्लाई होती है। ऐसे में जुलूस के दौरान पताका या झांकी के तार में सटने से करंट लगने की आशंका होती है, लेकिन बिजली विभाग का दावा है कि तैयारी पूरी है। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। जगह जगह जुलूस के साथ हमारा आदमी भी रहेगा, साथ साथ जगह पे आदमी रहेगा, मेरा सिस्टम भी मुस्तैद रहेगा। लेकिन फिर भी सारे लोग से अपील है कि झंडा का ऊंचाई या जो बाकी सब है उसको ऐसा रखें कि हमारे सिस्टम में सटे नहीं। लोगों को समस्या हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोर्ट के फैसले और बिजली विभाग के दावे के बीच सियासत में भी करंट दौड़ने लगी है और बीजेपी और कांग्रेस में अंडरग्राउंड केबलिंग के मुद्दे पर वार और पलटवार का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और खबर हजारीबाग से है, जहां जेएमएम ने अपना 46वां स्थापना दिवस जिला स्कूल मैदान में मनाया। कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत उनके कैबिनेट सहयोगी योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। साथ ही अभी से 2029 चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील कर दी। दूसरे राज्यों के पार्टियों का एजेंट बन करके यहाँ काम करता है, हमें जात बिरादरी के नाम पर लड़वाता है, घर घर में द्वेष फैलवाता है। हजारीबाग जिला आए दिन सांप्रदायिक तनाव को लेकर के सुर्खियों में रहता है। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े कि जिस तरीके से ये खुरापात करने वाले जो लोग हैं इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। तो हम
और इधर दिल्ली में कांग्रेस की ओर से देश के सभी जिलों के पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में झारखंड के भी सभी कांग्रेस जिलाध्यक्ष मौजूद थे। जिलाध्यक्ष पर संगठन चलाने का दायित्व होता है और ऐसे में संगठन कैसे अधिक धारदार बने, निचले पायदान तक जाकर कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करें, इसका टास्क भी जिलाध्यक्षों को सौंपा गया। और इसी के साथ महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। को टास्क भी दिया गया है कि संगठन को और अधिक तेजी के साथ आप नीचे के पायदान तक मजबूत करें और जो हमारी महागठबंधन सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को लेकर के आप नीचे के स्तर तक जाने का काम करें संगठन के माध्यम से। तो जिस प्रकार लोकतंत्र और संविधान पर दोनों पर कुठाराघात किया जा रहा है तो उसे बचाना भी कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है, सिर्फ एक राजनीतिक दल की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम भारतीय की हैसियत से भी ये जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित होने के बाद झारखंड की सियासत में भी गर्माहट दिख रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने दावा किया कि इसे झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जाएगा और उसको आप कुछ नुकसान कर दीजिएगा, मुसलमान और मजबूती के साथ आगे आएगा। मुसलमान सब्र कर रहा है, कब्र में नहीं गया। हम लोग भी उसको भी यहाँ देखेंगे कि क्या उसमें है, क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये यहाँ के। और लेकिन वैसा हम लोग कुछ नहीं होने देंगे कि जिससे कि उनके धार्मिक भावना में चोट पहुँचे, खेद हो, वैसा कोई यहाँ हम लोग सिस्टम नहीं लाने जा रहे हैं। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।